बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका मतलब होता है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म दोबारा से पैदा होते हैं या बनते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। इसका अर्थ आप समझ पाएंगे सबसे पहले जब आप समझेंगे कि ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब, जैसे हम देखते हैं कि गाय एक बछड़ी देती है, गाय का बच्चा होता है, भैंस का एक बच्चा होता है, आदमी अपने तरह से अपनी संतान पैदा करता है, पेड़ छोटे छोटे बीज देता है, उसको हम ज़मीन में गाड़ते हैं और फिर वो बीज से दोबारा से उसी प्रकार का एक पेड़ निकल आता है। ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, ये रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। लेकिन ये जो मैंने बताए हैं ये एक तरीके से नहीं बताए हैं। तरीके से इसको समझने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ता है और इसको जानना पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि वो क्या है। डेफिनेशन कहती है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको पैदा होने की प्रक्रिया, उनको बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स, नए स्वतंत्र ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, नए जीव पैदा होते हैं, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, संतान, जिससे संतानें पैदा होती हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो कि उनके पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा पैदा किए जाते हैं। मतलब माता पिता के द्वारा या पिता के द्वारा या माता के द्वारा की गई वह प्रक्रिया जिसके कारण नए ऑफस्प्रिंग बने, उनके नए ऑर्गेनिज्म बने, उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आए, ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, आप इसे लिख आइए, पूरे के पूरे 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो डिफरेंसेस हैं उनको हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप इसे ध्यान से बार बार रिपीट कीजिए। जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे आपको ये डेफिनेशन पूरी तरह से लर्न हो जाए। रिप्रोडक्शन होता क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे एक एंटिटी क्रिएट करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से उसका बनना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। अब रिप्रोडक्शन के बारे में ये जानेंगे कि डीएनए रिप्रोडक्शन में किस तरह से अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में तो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी करता है, कॉपी का मतलब होता है रेप्लिकेशन। डीएनए की कॉपी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो एग्जाम में अगर रेप्लिकेशन भी अगर आपके नाम आ जाता है तो आप उसे कॉपी समझिए। डीएनए की कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है रेप्लिकेशन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर नहीं, रिप्रोडक्शन के अंदर। तो देखिए डीएनए की फुल फॉर्म सबसे पहले हमें जाननी है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है या अच्छा, इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि जो डीएनए है
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कंटेन्स करता है, मतलब रखता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कि एक कैरेक्टर्स किस तरह से जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से उसकी संतानों में, पेरेंट से उसकी संतानों में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से जाएंगे, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिटेट किस तरह से होंगे, किस तरह से वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। इसको कौन रखता है? डीएनए। डीएनए इस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। सो वी कैन से दैट दिस डीएनए, तो हम कह सकते हैं कि जो ये डीएनए है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, किसी भी स्पीसीज का डीएनए है, दिस डीएनए हैज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? वो पूरा एक ओरिजिनल स्केच, एक ओरिजिनल पैरामीटर, ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन के एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस तरह से बनेगा, एक ऑफस्प्रिंग का बॉडी किस तरह से बनेगा, एंड फंक्शन, और वो किस तरह से फंक्शन करेगा, किस तरह से कार्य करेगा ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए क्या रखता है? इस तरह के ब्लूप्रिंट्स रखता है कि एक ऑफस्प्रिंग जो है या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से काम करेगा और उसका बॉडी डिजाइन किस तरीके का होगा। इसको कौन रखेगा? डीएनए। इन्हीं को ही हम कैरेक्टर्स कहेंगे और इनका ही इनहेरिटेंस वो रखता है। ठीक है, ओके। तो आगे क्या कहता है? सो द डीएनए रेप्लिकेट, इसलिए डीएनए रेप्लिकेट होता है। एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, वो उसकी संतानों में कैसे जाएगा? वो तो उसके अंदर है, तो वो क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा, वो रेप्लिकेट होगा। तो तब तक कॉपी नहीं बनाएगा वो दो जगह नहीं रह सकता। भाई एक पेन है, अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को दूसरे सर को भी अगर लिखने के लिए चाहिए तो या तो मैं ये मार्कर अपना उसे दे दूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? या फिर एक ऐसा ही मार्कर कंपनी बनाएगी और वो हम सारे टीचर्स को देगी, तो इसका मतलब इसकी कॉपी हो गई। जैसे आप नोट्स है वो जेरोक्स करते हैं, तो एक कॉपी है वो प्रिंट होती है, एक नोटबुक, एक बुक है वो प्रिंट होती है, तो एक ही तरह की बुक आपके पास में रहती है। तो वो क्या है? वो उनकी कॉपी है, वो नेसेसिटी है। इसलिए डीएनए अगर एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा तभी ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट के जैसी बनेगी, ऑर्गेनिज्म के जैसी बनेगी। ठीक है, तो सो द डीएनए रेप्लिकेट, इसलिए डीएनए कॉपी करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट्स होता है ईच एंड एवरी ऑफस्प्रिंग के अंदर, ईच एंड एवरी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज वाई डीएनए कॉपिंग मस्ट बी नेसेसरी इन रिप्रोडक्शन, इसीलिए डीएनए की कॉपी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और ये रिप्रोडक्शन कैसा भी हो, चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए का रेप्लिकेट होना, डीएनए की कॉपी होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 और 3 मार्क्स का आता है, आपको ये एज इट इज लिख देना है। इंटेक्स क्वेश्चन जो 2nd नंबर का है वो ये कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन आ जाता है तो वो बेनिफिशियल नहीं रहता है, लेकिन अगर स्पीसीज के अंदर आ जाए तो वो बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ये बताता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या होते हैं। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि देखिए, हम राजस्थान में अलवर में रहते हैं, तो अलवर का एनवायरमेंटली कंडीशन हमें पता है कि सर्दी होगी तो इतना टेम्परेचर तक सर्दी रहेगी, तो उसके हिसाब से हम उसके अंदर पूरी तरह से रमे हुए हैं। लेकिन अचानक ही हमें आर्कटिक जाना पड़े तो वहाँ पर तो माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ के लिए एडेप्टेशन लाने के लिए हमारे अंदर कुछ वेरिएशन, भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे उनको अगर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस भी अगर सर्दी होगी तो हमारे यहाँ पे आने पर गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी।
साइबेरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ के लिए भी स्थिति इसी तरीके की है। तो ये वेरिएशंस हैं, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये हमारे वातावरण रहने के लिए एडेप्टेशन है कि जो लोग जहाँ रहना चाहते हैं, जैसे याक है, याक को आप रेगिस्तान में ले आइए, डेजर्ट में ले आइए, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं, वो काम वही करेगा क्योंकि वो वहाँ के लिए एडेप्टेड है। तो उसके अंदर जो वेरिएशंस आई हैं वो वहाँ के लिए आई हैं। इसी तरीके से मान लो जैसे हम एक बैक्टीरिया को लेते हैं, तो सी वाटर जो होता है, मैराइन वाटर जो रहता है, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत से फिशेस रहती हैं, लेकिन और उनमें वेरिएशंस आते जाते हैं। लेकिन मान लो जो टेम्परेचर है, अचानक ही जो मैराइन वाटर है उसका टेम्परेचर अचानक ही 10 डिग्री अप हो जाता है। अगर 10 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर अप हो जाता है तो क्या होगा? वहाँ पे जितने भी जो जीव जंतु होंगे, फिश होंगे, एनिमल्स जितने भी होंगे, वो सारे के सारे क्या हैं? डेथ हो जाएगी उनकी, वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अचानक ही परिवर्तन आया, उस अचानक परिवर्तन में उसको कोई सहने की क्षमता नहीं थी, एडेप्टेड नहीं थे उसके जो। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया या एक फिश भी अगर उसको सह पाती तो क्या वो जिंदा रह पाती? वो भी जिंदा नहीं रह पाती। एक इंडिविजुअल भी होती तो भी वो जिंदा नहीं रह पाती। कारण? क्योंकि वो अकेले इंटरेक्शन किससे करती? बात समझ में आती है? वो अकेली उस इतने बड़े वातावरण में, इतने बड़े मैराइन में रह के इंटरेक्शन किस तरह से करती? जी कैसे सकती थी जब सब मर गए, सबकी डेथ हो गई। लेकिन अगर उसकी तरह से और भी फिशेस होती जो कि उसको सह पाती, उसका सामना कर पाती, तो क्या होता? तो वो जो एक कम्युनिटी होती, स्पीसीज की जो एक पॉपुलेशन होती जो वहां पे जिंदा थी, वो आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती थी। तो स्पीसीज के अंदर अगर वैरायटी आती है तो वो बेहतर रहता है, वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर वैरायटी आती है तो वो अच्छा नहीं रहता है। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि if the variations arise in the individual, it may not be beneficial but may be harmful for it. इंडिविजुअल के लिए वो हार्मफुल होगा, वेरिएशन जो आएगा वो इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। बट द वेरिएशन मे बी बेनिफिशियल व्हेन इट अराइजेज इन द स्पीसीज। लेकिन अगर वेरिएशन कहाँ आया? स्पीसीज के अंदर अगर आया तो वो बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा? क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन में, जो एडवर्स कंडीशन होंगी, जो ड्रास्टिकली कंडीशन होगी एनवायरनमेंट की, उसके लिए जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी, पर्टिकुलर वैरायटी होगी स्पीसीज की, कौन सी? जिसमें कि वेरिएशन आया है, वो मोर स्टेबल रहेगी ऐसे वातावरण में। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया या बहुत तेज सुनामी आ गई या कुछ भी हो गया, उसके लिए धीरे धीरे अगर एक स्पीसीज वैरायटी अपनी डेवलप करती है तो वो ऐसे वातावरण में रहने के लिए बेहतर होती है। तो इसका आंसर आपको इसी तरीके से लेना है, आप इसका स्नैपशॉट ले लें। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं इसे दोबारा से समझा दूंगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस हैं। इससे हमें इनकी डेफिनेशन के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ में हमें डिफरेंसेस के बारे में भी पता चल जाएगा। तो डेफिनेशन इनकी क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट यूज में आता है, ओनली वन सेल और वन पेरेंट कैन बी यूज in this reproduction, or we can say this reproduction uniparental reproduction। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत रहती है या एक सेल की जरूरत रहती है, उसी सेल से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस में भी इसे लिखा है कि नंबर ऑफ पेरेंट्स, ये पहला डिफरेंस है इसका कि नंबर ऑफ पेरेंट्स, कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स होने चाहिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट्स होना चाहिए, सिंगल पेरेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो पेरेंट्स होना जरूरी है।
या तो वो दो सेल हो सकती हैं, 2 सेल्स और 2 गैमेट्स बिलोंगिंग टू आइदर द सेम और डिफरेंट पेरेंट। एक जैसे हम पेड़ का उदाहरण है, एक ट्री का एग्जांपल लें जो बाय पेरेंटल है, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनाएंगे और वो गैमेट जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, हैप्लॉइड होगा और वो आपस में फ्यूज करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, वहां पे एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहां जो पेरेंट होंगे या तो एक ही पेरेंट्स के ऊपर एक ही पेरेंट होगा, उसके ऊपर दोनों ऑर्गन होंगे या दोनों गैमेट्स बनेंगे, या मेल गैमेट्स भी उसी के अंदर बनेगा और फीमेल गैमेट्स भी उसी के अंदर, मतलब इसके अंदर गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या इसके अंदर 2 सेलों की जरूरत होगी, वो 2 सेल आपस में गैमेट बनाएंगी और गैमेट बनाने के बाद में एक दूसरे के गैमेट्स को फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसी से। तो आप इसे सरलता से समझें, बिल्कुल सिंपल समझें कि इसके अंदर नंबर ऑफ पेरेंट्स 1 है और इसके अंदर नंबर ऑफ पेरेंट्स 2 हैं। इसको यूनिपेरेंटल कहते हैं और इसको बाय पेरेंटल कहते हैं, यूनिपेरेंटल एंड बाय पेरेंटल, ठीक है। सेकंड जो है वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट कितनी है, तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो पूरी की पूरी सेल होती है, होल बॉडी, पूरी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती है। जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो आप जानते हैं फिजन, बाइनरी फिजन होता है और ये बाइनरी फिजन के अंदर उसकी पूरी बॉडी ही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह वर्क करती है। मतलब वहाँ पे कोई डिफाइन ऑर्गन नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि नहीं यही पार्ट जो होगा वो रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं, पूरी बॉडी जिसमें पूरी सेल हो सकती है और कोई बड़ वहाँ से निकल, जैसे बडिंग में हम देखेंगे तो बड़ जो है वहाँ से निकली और बड़ निकलने के बाद में वो प्लांट से अलग हो गई और अलग होने के बाद में वो ज़मीन से अटैच हुई सॉइल के अंदर, वो दोबारा से उसने एक नया प्लांट, तो वो जो बड़ है वो होल बॉडी के रूप में वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है उसको हम कहते हैं गैमेट। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम कहते हैं गैमेट, विच इज यूनिसेलुलर और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ, जो हमारे यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n और n नंबर ऑफ होते हैं। 2n नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं कितने ह्यूमन बीइंग के अंदर, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो कितने होते हैं, 2n नंबर ऑफ, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि पता चले कि आपको हैप्लॉइड के बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो संतान बनेगी वो कैसी बनेगी, ये पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर बनती है, एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सिमिलर बनती है पेरेंट्स के, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएशन आता है और वो पेरेंट से कुछ अलग बनती है। बॉडी डिजाइन तो ऐसा ही होता है, फंक्शन ऐसा ही होता है, लेकिन फिजिकली जब हम उसे देखते हैं तो पेरेंट से कुछ अलग दिखाई देती है। जैसे मेरे फादर का चेहरा मेरे चेहरे से कुछ अलग दिखाई देता है, इस डिफरेंस की वो बात कर रहा है। लेकिन प्लांट के अंदर हम देखें, प्लांट में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो प्लांट जैसा है वो उसी तरीके का दिखाई देगा। यहाँ इसके अलावा और जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम देखते हैं। डिफरेंसेस में हम आगे देख लेते हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके का होता है। 9th क्लास में हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस पढ़ा था, मियोसिस पढ़ा था। माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह के सेल डिवाइड होती चली जाती हैं, जिसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ माइटोटिक
माइटोसिस जिसे हम कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ नहीं होते हैं। तो माइटोटिक हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जो हम पिछली बार बात कर रहे थे, इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइटोसिस तो होता ही है, साथ में मियोसिस भी होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस भी होता है और साथ में फर्टिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन्स, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी सेक्स ऑर्गन का होना जरूरी है? तो कहते हैं नो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन बनते हैं। किसी एक ऑर्गेनिज्म में ही एक ऑर्गन ऐसा होता है जो कि एक सेक्स ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती है, वेरिएशंस नहीं आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉपुलेशन बढ़ सकती है। एक ही तरीके का अगर अच्छा प्लांट है, जैसे बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, कोई एक वैरायटी इतनी बेहतर है, इतनी अच्छी है, वो स्वादिष्ट है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप उसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे पेड़ बना सकते हैं, लेकिन वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस आते हैं तो वो वातावरण, एनवायरनमेंट के अनुकूल रहने के लिए बनता है। ठीक है, अच्छा, अकरेंस अगर देखें तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके का पाया जा सकता है प्लांट के अंदर। लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने मोटे मोटे तौर पर 7 टाइप्स के डिफरेंसेस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और एग्जाम में अगर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस भी अगर आ जाता है तो आप इन 7 पॉइंट्स को लिख के आ सकते हैं, तो आपके फुल में से फुल मार्क्स जो हैं वो आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इन्हें बार बार पढ़ें, बार बार इन्हें ध्यान से देखें। कोई अगर आपको इसके अंदर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों को शेयर करें।